बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्रॉब्लम रिलेटेड विद न्यूट्रिशन स्टार्ट किए थे आज, जिसमें हमारे सिलेबस में डिस्पेप्सिया, फूड पॉइजनिंग, ओबेसिटी और अल्सर वगैरह शामिल हैं। तो आज हम बात करते हैं ओबेसिटी की, जिसको आप उर्दू में मोटापा कहते हैं। इट इज़ अ कंडीशन इन विच an individual has abnormal amount of fats on the body, कि जब जिस्म के ऊपर चर्बी ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी occur when an individual takes too much food than required, यानी मुख्तसर ओबेसिटी आम तौर पर ओवर ईटिंग की वजह से होती है। जो सरप्लस फूड होती है, कुछ खुराक तो ऐसी होती है जो हम अपनी एक्टिविटीज़ में यूज़ कर लेते हैं, जो सरप्लस फूड होती है वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाती है और ये फैट्स हमारी बॉडी सेल के अंदर स्टोर हो जाती हैं। इस तरह के टिश्यू को जिसके अंदर फैट स्टोर होती हैं उसे एडिपोज टिश्यू कहते हैं। आमतौर पर ये एडिपोज टिश्यू एब्डोमेन के अंदर बनता है। इट इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द किडनी और इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बिलो द स्किन। इसलिए ओबेसिटी की एक अलामत अमूमन पेट का बढ़ना होता है, अमूमन किडनी के करीब भी और जल्द के नीचे भी फैट्स जमा हो जाती हैं। फैट्स के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स सेल के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इन ड्रॉपलेट्स का नंबर और साइज इंक्रीज होता है और ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फैट्स के लार्ज ग्लोब्यूल में तब्दील हो जाते हैं और फैट्स के ये बड़े बड़े कतरे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को बाहर वाली साइड पर पुश कर देते हैं। एक ग्रुप ऑफ such fats filled cells is called as adipose tissue। फैट से भरे हुए सेल के इस ग्रुप को हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। ओबेसिटी टोटल ओवर ईटिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जिस तरह के आप लोग जानते हैं, there are many people who eat too much but never get fatty। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत खाते हैं, उसके बावजूद भी वो मोटे नहीं होते, और कुछ लोग उस सूरत में भी मोटे हो जाते हैं if their intake of food just exceed their need। कुछ लोग ज़रूरत से थोड़ा सा भी ज़्यादा खाने की वजह से भी मोटे हो जाते हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि ओबेसिटी हार्मोन के बैलेंस के ऊपर डिपेंड करती है, हार्मोन्स की वजह से होती है, और हार्मोन इन टर्न्स आर डिटरमाइंड बाय जीन्स, बाय हेरिडिटी फैक्टर, के हार्मोन जीन के कंट्रोल में होते हैं। इसलिए जो ओबेसिटी होती है वो इनहेरिटेंस के अंदर होती है। जिन लोगों के वालिदैन अमूमन ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं, उन लोगों में ओबेसिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर ओबेसिटी की वजह से हाई ब्लड प्रेशर,
हार्ट डिजीजेस के चांसेस बढ़ते हैं, डायबिटीज मेलाइटस होता है, और स्टमक डिसऑर्डर के इम्कानात ओबीज लोगों के अंदर नॉन ओबीज लोगों की निस्बत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, अल्सर। जिस तरह के आप लोग स्टमक वाले टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं कि हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग के ऊपर म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। स्टमक की अंदरूनी दीवार के ऊपर म्यूकस एक हिफाजती गिलाफ बनाती है जो इस स्टमक वाल को पेप्सिन की डाइजेशन से प्रोटेक्ट करता है। इस म्यूकस वाली लेयर की वजह से पेप्सिन स्टमक वाल को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। मुख्तलिफ अवामिल की वजह से, मिसाल के तौर पर हाई एसिडिटी इन स्टमक या मोर सेक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। आप लोग जानते हैं कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl होता है और उसी HCl को गैस्ट्रिक एसिड कहते हैं। अगर स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस की सेक्रीशन ज़्यादा हो, स्टमक के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है। ज़्यादा स्पाइसी फूड इस्तेमाल करने से, ज़्यादा काफ़ी और अल्कोहल इस्तेमाल करने से और स्ट्रेस और टेंशन की वजह से ये जो म्यूकस वाली लेयर होती है ये बारीक हो जाती है। जहां से म्यूकस वाली लेयर बारीक होती है वहां से पेप्सिन स्टमक वाल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है और स्टमक वाल के अंदर सोरनेस, जख्म बन जाते हैं और इस सोर कंडीशन को अल्सर कहते हैं। अगर इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए, कंट्रोल ना किया जाए, इसके असबाब दूर ना किए जाए, तो ये जो स्टमक वाल होती है वो डाइजेस्ट होती जाती है और आखिरकार इस स्टमक वाल के अंदर होल बन जाते हैं, सुराख बन जाते हैं, थ्रू विच कंटेंट ऑफ स्टमक स्पिल्स इनटू एब्डोमिनल कैविटी। स्पिल्स का मतलब गिरना होता है कि स्टमक के अंदर जो मटेरियल मौजूद होता है, यानी स्टमक के अंदर जो काइम होती है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर गिर जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। एंड दिस इन्फेक्शन मे बी फैटल इफ इमीडिएट मेडिकल केयर इज नॉट टेकन। अगर उसका फौरी तौर पर इलाज ना किया जाए तो जो कंटेंट, स्टमक वाला कंटेंट एब्डोमिनल कैविटी में दाखिल होता है उसकी वजह से एब्डोमिनल कैविटी में इन्फेक्शन होता है और उस इन्फेक्शन की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, और चैप्टर नंबर 13 जो है दैट इज अ गैसियस एक्सचेंज। आप लोग जानते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म नीड अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एनर्जी, के तमाम जानदारों को जिंदा रहने के लिए मुसलसल एनर्जी की जरूरत होती है। दे गेट दिस एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और आपको मालूम है कि रेस्पिरेशन दो किस्म की होती है, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन between organism and environment is called as external respiration, gaseous exchange, breathing, or it is also called as ventilation। के जानदार और उसके माहौल के दरमियान में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज को
हम ब्रीथिंग कहते हैं, वेंटिलेशन कहते हैं, इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। और इट इज आल्सो कॉल्ड एज गैसियस एक्सचेंज। और दूसरी किस्म की रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन आप लोग इस तरह जानते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन इज प्रोसेस in which oxygen is used, carbon dioxide is produced, and energy extracted from food is conserved in the form of ATP। एक ऐसा अमल है जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एंड एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फूड, खुराक से निकाली गई एनर्जी, खुराक से हासिल होने वाली एनर्जी को एटीपी की शक्ल में महफूज कर दिया जाता है। इस अमल को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। आज ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, आज जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है। पहला क्वेश्चन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन एयर एंड वाटर। एडवांटेजेस का लफ्ज़ी मतलब तो मुफीद होता है और डिसएडवांटेजेस का मतलब गैर मुफीद, नुकसानदेह। गैसियस एक्सचेंज इन एयर एंड वाटर, क्या हवा में से गैसियस एक्सचेंज करना या पानी में से गैसियस एक्सचेंज करना, कौन सा अमल आसान और कौन सा अमल मुश्किल होता है? आया हवा में से सांस लेना आसान है या पानी में से सांस लेना आसान है? दिस इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड वाटर। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि गैसियस एक्सचेंज हमारे बॉडी फ्लूइड और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान में होती है। बॉडी फ्लूइड का मफहूम आप लोगों ने ब्लड लेना है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बी एयर और इट में बी वाटर। मैं आपको मिसाल देता हूं कि अगर मछलियां हैं तो मछलियों के गिल्स के ऊपर ब्लड कैपिलरीज हैं और उनका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो वाटर है। अगर हमारे लंग्स हैं, लंग्स के अंदर ईयर सैक्स हैं और उन ईयर सैक के ऊपर ब्लड कैपिलरीज हैं, यहाँ पर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ये बॉडी फ्लूइड हो गया, ब्लड हो गया, बॉडी फ्लूइड है। यहाँ पर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो ईयर है। आया बॉडी फ्लूइड और वाटर के दरमियान में गैसियस एक्सचेंज आसान होती है या ईयर और ब्लड के दरमियान में गैसियस एक्सचेंज आसान होती है? बॉडी फ्लूइड और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान में gaseous exchange occurs through diffusion, not by active transport. For this reason, gaseous exchange is more advantageous in air than in water। क्योंकि बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान में गैसेस का तबादला डिफ्यूजन के थ्रू होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू नहीं होता। इसलिए हवा में से सांस लेना आसान होता है, पानी में से सांस लेना मुश्किल यानी डिसएडवांटेजेस होता है। एयर इज ईजियर मीडियम फॉर रेस्पिरेशन, फॉर वेंटिलेशन या फॉर ब्रीथिंग बिकॉज नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर
is more than concentration of oxygen in the water। कि हवा में से सांस लेना इसलिए आसान है कि हवा के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार पानी में मौजूद ऑक्सीजन की मिकदार से ज़्यादा होती है। आप लोग जानते हैं कि पानी के 1 लीटर में बामुश्किल 10 ml ऑक्सीजन मौजूद होती है और हवा के 1 लीटर के अंदर तकरीबन 200 ml ऑक्सीजन होती है। इसलिए ऑक्सीजन की मिकदार चूंकि हवा के अंदर ज़्यादा है और गैसियस एक्सचेंज डिफिजन के थ्रू होती है, इसलिए हवा के साथ हवा वाले माहौल में एयर वाले मीडियम में गैसियस एक्सचेंज करना या ब्रीथिंग करना आसान होगा। नंबर 2, रेट ऑफ डिफिजन। रेट ऑफ डिफिजन इज 8000 टाइम ग्रेटर इन एयर देन इन द वाटर। अभी मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि बॉडी फ्लूइड और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान में जो गैसेस का तबादला होता है वो डिफिजन के थ्रू होता है। हवा के अंदर डिफिजन रेट पानी के अंदर डिफिजन की शरह से 8000 गुना ज़्यादा है। इसलिए हवा में से सांस लेना आसान होता है और पानी में से सांस लेना मुश्किल होता है। 2 फैक्टर ऐसे हैं which make water as difficult medium for gaseous exchange। ये 2 फैक्टर जो आपको पहले पढ़ाए हैं ये हवा को ईजियर मीडियम बनाते हैं। अगले 2 फैक्टर हम ऐसे पढ़ रहे हैं which make water as difficult medium for gaseous exchange। मिसाल के तौर पर नंबर 1, डेंसिटी ऑफ वाटर is 8000 times greater than the density of air। के पानी की जो डेंसिटी होती है वो हवा की डेंसिटी से 8000 गुना ज़्यादा होती है। अगेन वही बात बनती है, इसलिए पानी में से गैसेस की डिफिजन स्लो होती है और हवा में से गैसेस की डिफिजन रैपिड होती है। नंबर 2, viscosity of water is 50 times greater than the viscosity of air। आप लोग जानते हैं कि विस्कोसिटी क्या होती है। गाढ़ापन लफ्जी तौर पर तो हम बोलते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि रेजिस्ट टू फ्लो इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। जब पानी की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो पानी में से चीज़ों का गैसेस की मूवमेंट, चीज़ों का बहाव सुस्त होगा और हवा की विस्कोसिटी कम होती है तो हवा में से गैसेस आसानी से गुजरती हैं, इसलिए पानी में से सांस लेना मुश्किल और हवा में से सांस लेना आसान होगा।